एक बयान के चलते असम में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जहां पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रेणुका भुइयां शर्मा के खिलाफ 3 पासपोर्ट होने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब उन पर ही मुकदमा दर्ज हो जाता है, जिसके चलते असम पुलिस दिल्ली स्थित पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी करने पहुंची थी। लेकिन दिल्ली स्थित पवन खेड़ा के घर पर पुलिस को वहां वो मौजूद नजर नहीं है, वो फरार हो गए। जिसके बाद पवन खेड़ा के घर में मौजूद कुछ सामान को उठाकर पुलिस ले जाती है। ऐसे में पवन खेड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता तो, लेकिन अब उनको लेकर ही चर्चा शुरू हो गई है कि आखिरकार पुलिस उनके घर से क्या उठाकर लेकर गई है और पवन खेड़ा के पास कितनी संपत्ति है, क्योंकि संपत्ति का ब्यौरा देते हुए ही उन्होंने मुख्यमंत्री की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस विवाद के बीच हमने बीते दिनों हेमंता शर्मा की पत्नी की संपत्ति को लेकर खुलासा किया था, कुछ जानकारी आपके सामने रखी थी। आज इस प्रोग्राम में हम पवन खेड़ा को लेकर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रेणुका भुइयां शर्मा के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। खेड़ा के आरोपों के बाद शर्मा की पत्नी की तरफ से एक मामला दर्ज करवाया गया था। असम पुलिस ने अब इस मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए पवन के घर पर छापेमारी तो की, लेकिन एक और बड़ी चेतावनी भी दे डाली। आपको बता दें कि असम पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे, वो जहां भी छुपे होंगे हम उसे ढूंढ निकालेंगे, ऐसी बड़ी चेतावनी दी गई। जिसके बाद असम चुनाव के बीच में बड़ा बवाल मच गया है। ये छापेमारी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब राज्य में चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है और 9 अप्रैल को मतदान होंगे, यानी कि वोट डाले जाएंगे। असम पुलिस की पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी को लेकर कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि जनहित में बुनियादी सवाल पूछने पर मेरे सहयोगी पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों की पूरी फौज तैनात करना ये साबित करता है कि असम के मुख्यमंत्री परेशान, हताश और डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये उचित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक तरह की बदले की कार्यवाही है। एक दबंग जो राज्य मशीनरी का इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करता है, जो उसके कई काले कारनामों को उजागर करता है, उसे डराने धमकाने की कोशिश करता है। वे असल में डरे हुए होते हैं, उनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ होता है। ये इस बात का भी परिणाम है कि मुख्यमंत्री को आसन हारने का भी डर है। उन्हें डर है कि कुर्सी उनके हाथों से ना निकल जाए, इसलिए ये बड़ी कार्यवाही अभी से पवन खेड़ा के खिलाफ करवा दी गई है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, वे कल गुवाहाटी से भाग गए थे। मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि पुलिस उनके दिल्ली स्थित आवास पर भी गई थी, लेकिन वे हैदराबाद भाग गए हैं। कानून अपना काम करके रहेगा और पवन खेड़ा बच नहीं पाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा था कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 अलग-अलग पासपोर्ट कैसे हो सकते हैं, उनके 3 पासपोर्ट रखने की क्या वजह है, उनको क्या जरूरत आन पड़ी। ये सवाल पवन खेड़ा ने किए थे। वे क्या कोई अपराधी हैं? हिमंता बिस्वा शर्मा के पास भी 1 से ज्यादा पासपोर्ट मौजूद है। क्या वे असम चुनाव हारने के बाद कहीं भागने की तैयारी में? उन्होंने कहा, हिमंता बिस्वा शर्मा की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित है, लेकिन उनकी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के 7 पासपोर्ट 3 से 4 रखती है। कैसे UAE, एंटीगुआ, बाराबुडा और मिस्र देश के पासपोर्ट उनके पास है? भारत के कानून के हिसाब से आप दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते हैं, तो क्या रेणुका भुइयां शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह को ये जानकारी थी कि उनके पुत्र की पत्नी 3 पासपोर्ट रखती है? गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें, क्या वो SIT बिठाकर इस मामले की जांच करवाएंगे? ऐसा पवन खेड़ा द्वारा आरोप लगाया गया था, ऐसा पवन खेड़ा द्वारा कहा गया था, जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ असम के मुख्यमंत्री को घेरा, साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी घेर लिया। भारतीय राजनीति में प्रवक्ता की भूमिका बेहद अहम होती है और इस भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभाने वाले नेताओं में पवन खेड़ा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है।
वे अपनी तीखी बयानबाजी, स्पष्ट विचारधारा और मीडिया में सक्रिय उपस्थिति के कारण पहचान रखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पवन खेड़ा का जन्म 31 जुलाई 1968 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली से ही पूरी की और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। छात्र जीवन से ही वे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में रुचि रखते हुए दिखाई देते थे। यही रुचि आगे चलकर उन्हें सक्रिय राजनीति की ओर ले गई। उन्होंने 1989 में कांग्रेस की यूथ विंग के साथ अपनी पॉलिटिकल की शुरुआत की। हालांकि 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। फिर उन्होंने 1998 में दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल के दौरान राजनीतिक सचिव के रूप में कांग्रेस में वापसी की थी। 2013 में शीला दीक्षित के निधन के बाद उनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया था। इसके बाद पवन खेड़ा अक्सर टीवी डिबेट में ही दिखाई देते रहे। उनका असली उभार तब देखने को मिला जब वे मीडिया डिबेट्स में पार्टी का पक्ष मजबूती के साथ रखते हुए कई बार नजर आए। उनकी भाषा पर पकड़, तथ्यों के साथ तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता, आक्रामक शैली ने उन्हें कांग्रेस का प्रमुख चेहरा बना दिया। साल 2015 से पवन खेड़ा टेलीविजन पर पैनल चर्चा और बहस में पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए। 2018 की बात करें तो 2018 में उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले एक पोल कमेटी का संयोजक उन्हें बनाया गया था और इस दौरान पवन खेड़ा को एक अलग अंदाज में भी देखा गया था। पवन खेड़ा वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मीडिया विभाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी डिबेट और सोशल मीडिया के माध्यम से भी नजर आते हैं और स्पेशल गेस्ट के रूप में भी दिखाई देते हैं। अपनी पार्टी की नीतियों को स्पष्ट रूप से वो जनता के सामने रखते हुए भी दिखाई देते हैं। उन्होंने कई अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा है, चाहे वे आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो या सामाजिक मुद्दे। उनकी बयानबाजी कई बार विवादों में भी रही, लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता घटी नहीं है बल्कि और चर्चाओं में आई है, दोगुने स्तर तक पहुंची है। पवन खेड़ा अपने बयानों के कारण कई बार विवादों में भी रहे, खासकर प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं पर उनकी टिप्पणियां अक्सर राजनीतिक बहस का केंद्र बन जाती हैं। एक बड़ा विवाद तब सामने आया जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री के नाम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हुई थी। इस घटना ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर और चर्चित बना दिया था। एक बार फिर से पवन खेड़ा के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही हुई है क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया और छापेमारी घर पर हुई, लेकिन पवन खेड़ा नहीं मिले। लेकिन अब देखना होगा कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी क्या कदम उठाती हुई नजर आती है। पवन खेड़ा की नेटवर्थ को लेकर सार्वजनिक रूप से बहुत विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे चुनावी राजनीति में उतने सक्रिय नहीं रहे हैं जितने संगठन और मीडिया को मजबूत करने में रहे हैं। हालांकि विभिन्न रिपोर्ट्स और अनुमानों के अनुसार उनकी कुल संपत्ति कुछ करोड़ों रुपए के आसपास मानी जाती है। उनकी आय के मुख्य स्रोत में राजनीतिक पद, परामर्श कार्य और अन्य पेशेवर गतिविधियां शामिल हैं। दिल्ली में उनका निवास और जीवन शैली मध्यम से उच्च वर्ग की श्रेणी में देखा जाता है, मध्यम से उच्च वर्ग की श्रेणी, लेकिन वे खुद को एक सादगीपूर्ण नेता के रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाई दिए हैं। पवन खेड़ा की बेशक संपत्ति नजर अभी न आए, लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही होने के बाद हो सकता है कि जिस संपत्ति को लेकर अब तक असम के मुख्यमंत्री पर वो हमला बोलते रहे और अब इस कार्यवाही के बाद उनकी संपत्ति को लेकर सवाल खड़े होते रहे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, क्या विचार हैं? क्योंकि असम में चुनाव 9 अप्रैल को है, मतदान है और ठीक उससे पहले जहां कांग्रेस पार्टी असम के मुख्यमंत्री को घेर रही थी, वहीं अब पवन खेड़ा पर ही गाज गिर जाती है। क्या इस बीच में कांग्रेस का कुछ नहीं होगा और कहीं ना कहीं असम में भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्या हो सकता है, कैसा इसके उलट भी देखने को मिल सकता है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।